एक बार फिर से दोस्तों सफलता टेस्ट सीरीज 2 में आपका स्वागत है। सफलता टेस्ट सीरीज के अंदर अपन उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं या जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो अपन क्वेश्चन तरफ डिस्कस करते हैं। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया रिसेंट सेंसस वाज हेल्ड इन। देखो कि जनगणना कब हुई थी भारत में, लास्ट जनगणना कब हुई थी, तो कब हुई थी 2011। सेकेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जनगणना कितने सालों में होती है, 10 सालों 10 ईयर में, एवरी 10 ईयर में जनगणना होती है। थर्ड क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट कब होने वाली है, तो 2021 के अंदर आंकड़े आएंगे। ठीक है, तो ये है जनगणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात। अगर हिंदी में भी कहा है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसमें होता क्या है कि मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं सेक्स रेशियो। यहाँ पर मेल का एक स्टैंडर्ड ले रखा है। मेल का स्टैंडर्ड कितना है, 1000 मेल्स के ऊपर जितने फीमेल्स रह गए उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। 1000 द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इज कॉल्स बाय द सेक्स रेशियो, तो एक राइट हो जाएगा। सेकेंड क्या, नंबर ऑफ मेल पर 1000 बर्थ, नो। थर्ड है द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, नहीं। ये प्रति 1000 मेल के प्रति फीमेल्स की संख्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर अपन राइट आंसर आप अपना एक पेन लेके इंडिकेट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, डंपिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा स्टैंड फॉर। आशा का फुल फॉर्म क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आशा का स्टैंड क्या है, नंबर फुल फॉर्म पूछा जाता है। सेकंड, आशा कब आया, तो आशा NRSM के साथ में आया। NRSM कब आया, NRSM आया था 2005 में। तो 2005 12 अप्रैल 2005 को NRSM आया। NRSM आया तो साथ में कौन आई, आशा भी आई। आशा के साथ में एक और योजना भी लेके आई, वो कौन सी योजना थी, JSY। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिव, मतलब आंसर डी होगा। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म के बाद में कब आया वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको याद करने के लिए आपको NRSM बता दिया, NRSM कब आया, NRSM के साथ में JSY बता दिया, और आशा तीनों कब आया, 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल वर्कर ऑफ द ICDS स्कीम। ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये कब शुरू हुई थी, 1975 में। और ये जो आंगनवाड़ी जो हेल्थ वर्कर है इसी के अंडर में काम करते हैं। तो जो पेरिफेरल वर्क कौन है ICDS की स्कीम में, वो है आंगनवाड़ी वर्कर। तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि ICDS प्रोग्राम कब आया, ICDS स्कीम कब आई और इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट एज पर NRSM गाइडलाइन। ये क्वेश्चन PGI में भी आया हुआ है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों जो FRU है, FRU मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, वो है CSC। बहुत सारे लोग PSC बोलेंगे तो PSC नहीं है, PSC गलत आंसर है। राइट आंसर क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह डिस्कस करते हैं। देखो CSC कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट ऑफ द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, PGI 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक सर्विस अवेलेबल रहती है। इसके बाद में बोर कमेटी इज आल्सो नोन एज, जो बोर कमेटी है उसका दूसरा नाम क्या है, मुद्रा रिलेटेड कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी और हॉस्पिटल रिव्यू कमेटी। एक बात आपको माइंड में यहाँ ध्यान होना चाहिए कि जो सबसे पहले जो कम्युनिटी में आया वो सबसे पहले कौन सी आई, बोर कमेटी आई। सबसे पहले कौन सी कमेटी आई, बोर कमेटी। तो वो इसका पूरा नाम क्या है,
हेल्थ, देखो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक मैंने बता रखा है। बोर कमेटी आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वर एंड डेवलपमेंट कमेटी, अपॉइंट गवर्नमेंट कब अपॉइंट किया था 1943 में। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सर्वर एंड डेवलपमेंट कमेटी बोर कमेटी कब आई थी 1942, कहीं 42 भी लिखा हुआ, कहीं 43 में भी है, तो 1942 से 43 में। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था, तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1974 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था 1974 में। इसके बाद में दोस्तों जो इन 1974 फर्स्ट टाइम WHO लॉन्च एक्सपेंसिव प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन EPI। ठीक है, इसके बाद 1985 में EPI को रीनाम किया और इसका नाम क्या दिया, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो यूनिसेफ द्वारा दिया गया। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू हुआ 1974। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलेट ह्यूज फॉर BCG, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली एक तो मीजल्स के लिए पूछा जाता है, एक हीलो फीवर के लिए पूछा जाता है और एक BCG के लिए पूछा जाता है। इनको डायल्यूट किससे करना है, देखो दोस्तों मैंने याद करने का तरीका भी बताया था लास्ट टाइम आपको। एक बात आपके माइंड में बिठा दो कि BCG और मीजल्स एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। जिससे BCG का डायल्यूट करते हैं उसका मीजल्स का नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि सर BCG का किससे करते हैं, तो BCG का किससे करते हैं, BCG का जो डाइल्यूशन करते हैं वो करते हैं किससे करते हैं, NS से। और मीजल्स का किससे करते हैं, मीजल्स का करते हैं डिस्टिल वाटर से, या अपन बोल सकते हैं वाटर से। अब BCG का NS से और मीजल्स का डिस्टिल वाटर से। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। येलो फीवर का जो वैक्सीन आता है उसका डाइल्यूट किससे करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अब जो BCG का किससे करते हैं, BCG का करते हैं नॉर्मल सलाइन और डिस्टिल वाटर से करें तो क्या होगा, इरिटेशन हो सकता है। और मीजल्स का किससे करेंगे, मीजल्स का डिस्टिल वाटर से करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है अनयूजुअल BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड आफ्टर। देखो एक आपने हर बार सुना होगा ओपन वायल पॉलिसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन वायल पॉलिसी क्या है। यह एक आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है इसके लिए जो वैक्सीन आई, कोरोना वैक्सीन के लिए अलग वैक्सीन है, इसके लिए ओपन वायल पॉलिसी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा, तो ओपन वायल पॉलिसी होता है क्या, जस्ट सिंपली लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक बार वायल ओपन करने के बाद भी उसको वापस कुछ टाइम के लिए रीयूज करना, मतलब ओपन वायल पॉलिसी है। अब BCG वैक्सीन है, अगर BCG वैक्सीन को अब एक बार आपने अगर ओपन कर दिया, ठीक है, तो ओपन करने के बाद में इसको आप 4 to 6 आवर के अंदर आपको यूज करना ही है, 4 to 6 आवर के अंदर यूज करना ही है। ठीक है, और उसके बाद में आपको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। जैसे BCG में भी ऐसा ही है, मीजल्स में भी ऐसा ही है, कोरोना की वैक्सीन में भी ऐसा ही है कि एक बार आपने ओपन कर ली जो वायल तो उसको आपको लगाने हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए बोला जाता था कि भी कोरोना वायरस वेस्टेज हो रही थी, तो वैक्सीन वेस्ट कैसे हो रही है, कोरोना की जो वैक्सीन है वो वेस्ट हो रही थी। वेस्ट कैसे हो रही थी, वेस्ट होने का कारण ये है कि सपोज 5 बजे तक का टीकाकरण का टाइम है, 4:45 एक पेशेंट आया, ठीक है, उसका वैक्सीन करना है आपको। अब उसकी पूरी वायल आती है, एक वायल में 20 लोगों के लिए रहती है, मतलब 10 ml रहता है, और एक के लिए अपन कितना लगाते हैं 0.5। तो अगर 0.5 ml भी लगाएंगे तो 20 लोगों के लिए, तो अगर उस किसी वायल में से 2 लोगों के लग गई, बाकी का 9 ml क्या हो जाएगा, अगर किसी ने नहीं लगाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने किया था कि अगर लास्ट में अगर आपको वैक्सीन बच रही है तो आसपास के जो लोग हैं जिसका एज जो इस क्राइटेरिया में नहीं भी आता है उसको भी बुला के आप वैक्सीन लगा सकते हो। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये BCG मीजल्स और येलो फीवर में भी ऐसा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन यूज्ड एज। देखो अलग अलग प्रिवेंशन होते हैं हेल्थ के, प्राइमरी, प्रीमोडियल, सेकेंडरी, थर्सरी। तो इम्यूनाइजेशन कौन से टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इम्यूनाइजेशन कौन सा है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे हो गया कि इम्यूनाइजेशन आपके बॉडी में जाके इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है, मतलब इम्यूनिटी उत्पन्न करता है। ठीक है, एंटीबॉडी बनने के लिए अपने शरीर में एक जस्ट अपन बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी बनने के लिए अपने शरीर में एंटीजन को प्रवेश कराया जाता है, और ये एंटीजन क्या करता है, बॉडी में जाके एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। इसके बाद में द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग ए सिक इन एपिडेमिक इज कॉल्ड, कि कोई ऐसा फर्स्ट पर्सन जो पहली बार अपने सामने आ रहा है एपिडेमिक में, उसको क्या बोला जाता है,
प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट केस, इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी केस। ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजी की प्राइमरी केस मीन्स फर्स्ट केस ऑफ द कम्युनिकल डिजीज इन टू कम्युनिटी विच इज अंडर स्टडी। इंडेक्स केस में फर्स्ट केस कम टू द अटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। देखो इंडेक्स केस में तो क्या रहता है कि फर्स्ट केस आता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के ध्यान में। और एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो प्राइमरी केस आता है वो क्या आता है कि कम्युनिकल डिजीज जो कम्युनिटी के अंदर रहता है और जो अंडर स्टडी के अंदर में रहता है, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ की अपन स्टडी कर रहे हैं और उसमें जो पहला केस दिखता है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी केस। नॉर्मली कोई पहला केस आ गया उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस। सेकेंड केस तो वही होगा जो प्राइमरी केस के बाद में जो डेवलप होगा उसको, या उस प्राइमरी केस की जो कॉन्टेक्ट में आके डेवलप होकर जो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड केस बोलेंगे। पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज बाय आइसोनाइजाइड कैन बी प्रिवेंट बाय एडमिशन ऑफ द। देखो दोस्तों, आपको पता है कि डोट्स के लिए डोट्स की थेरेपी में चलते हैं। जब डोट्स की थेरेपी में चलते हैं तो लॉन्ग टाइम तक चलने के बाद में क्या होता है कि जो ब्रेन्स में विटामिन B6 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी होने के बाद में इसको अपन क्या लगाता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है मतलब विटामिन B6 की कमी। तो B6 की कमी किसकी वजह से होता है? आइसोनाइजाइड। इसलिए जो आइसोनाइजाइड की जो टेबलेट चलती है उसको साथ में अपन विटामिन B6 भी देना है। ठीक है, आइसोनाइजाइड इज द मोस्ट पावरफुल एंटीबैक्टीरियल ड्रग यूज प्रिंसिपल इन ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मेन साइड इफेक्ट क्या है? हेपेटिक एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। और इसके लिए अपन क्या देना है अपने को पायरोडॉक्सिन जो विटामिन B6 है, B6 है उसको देना है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया। मलेरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गन कौन अफेक्ट होता है? राइट आंसर क्या है? स्प्लीन। जो मलेरिया पैरासाइट होती है कंप्लीटली लाइफ साइकिल दो होस्ट में होता है, एक मैन में दूसरा मॉस्किटो में। और जो एसेक्सुअल साइकिल है वो कहाँ? मैन में होता है। और सेक्सुअल कहाँ होता है? उसके खुद में होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट इनटू मैन के लीवर में, और सेक्सुअल साइकिल कहाँ होता है? उसके खुद के मॉस्किटो में होता है। ठीक है, तो स्प्लीन क्या करता है? फिल्टर द डिस्टो RBC एंड कोज स्प्लेनोमेगाली। और स्प्लीन क्या करता है? RBC को डिस्ट्रो करता है, उसकी RBC जो डिस्ट्रॉय RBC होती है उसका फिल्टर करता है, उसकी वजह से उसका आकार क्या बढ़ जाता है। और ज़्यादा अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से कई बार जो स्प्लीन होता है वो रप्चर भी हो सकता है। ये नेक्स्ट है विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के दो परमानेंट मेथड हैं, एक होता है टुबेक्टोमी, दूसरा है वेसेक्टोमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टुबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। इसके लिए आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ कि टुबेक्टोमी और वेसेक्टोमी मेल्स में और फीमेल्स में कौन से होते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है, एक वर्ड आता है एफटी का मतलब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किस में होती है? फीमेल में। ठीक है, तो एफ मतलब क्या हो गया? फीमेल, और टी मतलब क्या होता है? टुबेक्टोमी। फीमेल के अंदर क्या होती है? टुबेक्टोमी होती है। फीमेल के अंदर क्या होती है? टुबेक्टोमी। और मेल्स के अंदर क्या होती है? वेसेक्टोमी। मेल के अंदर क्या होती है? वेसेक्टोमी। एम फॉर मेल और वी फॉर वेसेक्टोमी। बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट पास कब हुआ था? देखो दोस्तों, पास हुआ था 1971 में। ठीक है, 1971। इसके बाद में एक्सपोज कब हो गया, मतलब बाहर कब आया? 1972 में। लास्ट रिवाइज कब हुआ? 2020 में। 2020 में उसमें लास्ट रिवाइज भी हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें रिवाइज में क्या हुआ कि अभी 24 वीक तक MTP एक्ट के अंदर अपन एबॉर्शन करवा सकते हैं। पहले कितना था? 20 वीक्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस वाटर स्टूल इज टाइपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ। जो राइस वाटर स्टूल होता है वो किस में होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको पता है राइस वाटर स्टूल वो किस में होता है? कोलेरा में। कोलेरा का जो एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी। क्या होता है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट, परफाउंड राइस वाटर स्टूल किस में होता है? वाटर सीरम स्टूल किस में होता है? ये सब इसी के अंदर होता है, कोलेरा में। और ये कोलेरा का हॉलमार्क साइन है, ध्यान रखना। हॉलमार्क साइन ऑफ द कोलेरा राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट, नेगेटिव बॉडी आर फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विद। जो मतलब कौन सी सेल इन्फेक्ट करती है, जो नेगेटिव बॉडी होती है किसके साथ कौन सा वायरस इन्फेक्ट करता है? रेबीज वायरस, वैक्सीना वायरस, पैरामक्सा वायरस, फॉक्स वायरस। देखो दोस्तों, जो नेगरी बॉडी है जनरल किस में होता है? अपन बोलते हैं कि रेबीज जो कुत्ता काटता है मोस्ट ऑफ उसमें नेगरी बॉडी प्रेजेंट रहती है। तो ये किससे इन्फेक्ट रहती है? किसकी वजह से? रेबीज वायरस के इन्फेक्ट होने से होती है।
इसके बाद में अपन इसको और थोड़ा अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो नेगरी बॉडी क्या है, इंक्लूडिंग बॉडी फाउंड इन सेल ऑफ द CNS ऑफ द एनिमल इन्फेक्ट विद रेबीज, कि जिसके अंदर जो रेबीज इन्फेक्ट होता है, ठीक है, जो एनिमल्स इन्फेक्ट करता है उनके रेबीज होने की वजह से CNS की सेल्स में नेगरी बॉडी फाउंड होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेगरी बॉडी क्या होता है, एसिडो टाइप्स की रहती है, मतलब एसिड टाइप्स की रहती है। नेक्स्ट है एंशिएंट डिजीज इज अदर नेम ऑफ। देखो दोस्तों, एंशिएंट डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो लेप्रोसी होता है उसको एंशिएंट डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, इसके बैक्टीरिया का एंशिएंट ने किया था, इसलिए इसको एंशिएंट डिजीज बोला जाता है। और जो लेप्रोसी है इसका जो बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और ट्यूबरकुलोसिस का क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए लखीसराय है, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी सीवर, ऑप्शन डी अरवल। देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको नहीं आता है तो आपको नेट से देख के भी देना है। अगर आप इसको नेट से देखोगे तो आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे कम मतलब कम एरिया वाला जिला कौन सा है, बिहार का सबसे ज़्यादा एरिया वाला जिला कौन सा है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। बरगद का पेड़ मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है और 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ चुना गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्या है, वृक्ष क्या है, सागौन क्या है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाना वन्य पशु शीतल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दुधराज साबुलबुल। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, नर्सिंग नोट्स वीडियो पाने के लिए मिशन साइक की जो बुक्स है, मिशन CSO, मिशन नॉन टेक, आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।